Hello students, our today's topic is vibrational spectra of metal carbonyls. Why we use a vibrational spectra, or what is the use of vibrational spectra? The vibrational spectra used to identify the nature of bonding in metal carbonyls, or to study the nature of bonding or which type of bonds are formed in between the metal carbonyls. So in a previous lecture, we were discuss about the types of bonding that are formed between metal and carbonyl. So while formation of bond between metal and carbonyl, two types of bonds are formed, that is sigma and pi bond formation takes place there. Why sigma bond are formed and why pi bond are formed? When from CO group carbon donate electrons to metal, then the formation of sigma bond takes place. When the extra electrons are collected upon the metal, including its own electrons, then to counterbalance the electrons, we see that metal again gives or donate electrons to carbon, which is called as a back bonding. Due to back bonding, pi bond formation takes place. So when metal carbon bond order increases, so what happened when metal carbon bond when the metal carbon bond order increases, when the carbon donate electrons to metal, at that time metal carbon bond order increases, that's why bond strength also increases. And when metal donate electrons to carbon, there is a triple bond between carbon and oxygen. When metal donated its extra electrons to carbon, then what's happened? The bond between carbon and oxygen bond order decreases, and that's why bond strength decreases, bond order decreases, that's why bond strength also decreases in between carbon and oxygen. This is the effect of formation of bond which affect on the strength of bond. सो दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑर्डर इंक्रीज होना या फिर उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, तो इसकी सभी जो डिटेल्स है, स्टडी है, वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके हम स्टडी कर सकते हैं. सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या करेंगे, फाइन स्पेक्ट्रा डेवलप करेंगे वो बॉन्ड्स का, उसके हिसाब से हम फिर उसकी स्टडी कर सकेंगे. तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे, फिर जो म्यू है वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ये सिंबल, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पहले देखनी पड़ेगी, वो स्पेक्ट्रा जो आते हैं उनसे. उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई √k/ν. तो यहाँ पे जो k है वो क्या है, फोर्स कांस्टेंट. तो ये क्या मेजर करता है, इट्स मेजर बॉन्ड स्ट्रेंथ. यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमने देखी थी कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके हिसाब से उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है. तो ये देखने का ये कांस्टेंट है, उसको कहेंगे फोर्स कांस्टेंट. न्यू ये क्या है, रेड्यूस मास. उसका फार्मूला है m1 m2 बाय m1 प्लस m2. अभी जो हमने देखा था कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डिक्रीज हो रही है. कब डिक्रीज हो रही है, जब बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है तब. अभी हम अगर देखेंगे तो क्या देखें, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो फोर्स कांस्टेंट वैल्यू है उसकी मैक्सिमम रहेगी. फोर्स कांस्टेंट वैल्यू यानी के. अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ऑफ कोर्स उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी. सो फोर्स कांस्टेंट वैल्यू इसकी मैक्सिमम रहेगी, नियर अबाउट 2200 सेंटीमीटर इनवर्स. जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है प्रेजेंट, उसकी इससे थोड़ी कम रहेंगी. इसी को क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू जो हमने देखी है यहाँ पे, उसी को बोलेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रखी है मैंने, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी जहाँ पे
कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, जितने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। अभी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, इससे थोड़ी कम है। अब इसमें देखिए यहाँ पे तो और ज़्यादा कम है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी। मीन्स जितने ज़्यादा बॉन्ड है उसकी फोर्स कांस्टेंट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रहेगी, जिसे हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अभी देखिए CO इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, CO हैज़ ट्रिपल बॉन्ड सो इट्स हैव हाई वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट, जो अभी देखा था। अभी ये जो हम देख रहे हैं ये CO, यहाँ का जो CO है ये वाला, तो ये बाउंड है किससे, किसी ना किसी मेटल से। अगर यही CO फ्री स्टेट में रहता है तो क्या होता है, फ्री स्टेट में यानी क्या, आगे फ्री CO हैज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ नियर अबाउट 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, मीन्स इससे थोड़ी कम वैल्यू आ रही है इसको। तो फ्री CO यानी क्या, ये किसी भी मेटल से या किसी से भी बाउंड नहीं है, ये फ्री स्टेट में है, इसका बॉन्डिंग किसी से नहीं हो रहा है, तो ऐसे इसमें उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू इतनी आ जाएगी। मेटल कार्बोनिल इन दिस कॉम्बिनेशन, अगर ये CO जो है ये मेटल से बाइंड हो रहा है तो इन दिस कॉम्बिनेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ CO डिक्रीजेस। अभी देखा था यहाँ पे देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। कब, जब ये CO ग्रुप मेटल से बाउंड हो रहा है तब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और वो किसके रेंज में रहेगी, 2125 टू 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच रहेगी, अगर CO बाउंड हो रहा है मेटल से तो। अब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस बिकॉज इट्स कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अभी यहाँ पे देखिए फिर से मेटल कार्बन में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मेटल कार्बन बॉन्ड क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, दैट्स वाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि कार्बन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल को डोनेट किए हैं, सो मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी तैयार हो रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्ड हो रहा है ना तैयार, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, जब कार्बन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तैयार हो रहा है, और जितने ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगी उतनी ज़्यादा उसकी फोर्स कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। इसलिए जब मेटल कार्बन में बॉन्ड तैयार होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बिकॉज इट्स कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, एंड C ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। अब क्या हो रहा है, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कार्बन के पास कम इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए मेटल के पास, सो कार्बन के पास जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, मीन्स एक बॉन्ड कम हो रहा है पहले से, ट्रिपल से डबल तक, ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ये केस में कब, जब CO ग्रुप मेटल को बाउंड करेगा तब। अभी ये सभी की IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी स्टडी करने जाएंगे तो 2 पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, इफ CO ग्रुप इज रिप्लेस बाय लिगैंड्स विथ लो और नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग। CO ग्रुप क्या है, ये पाई एक्सेप्टर ग्रुप है। पाई एक्सेप्टर क्यों है, जब मेटल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स CO ग्रुप को डोनेट करता है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये अगर ये CO ग्रुप ही हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, किसी भी लिगैंड से, विथ लो और नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग, जिसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, कोई भी लिगैंड यूज करेंगे लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो लो और निग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने वाला होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा, अभी ये एक एग्जाम्पल देखिए, मॉलिब्डेनम हेक्साकार्बोनिल का एग्जाम्पल है जिसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ की 2004 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये जो है वो पूरा 6 CO ग्रुप यहाँ पे है। अगर दूसरा कुछ है, कुछ लिया हमने या फिर इसके ही 3 कार्बोनिल ग्रुप रिप्लेस कर दिए हैं
डाइथिलीन ट्राइमाइन से, तो क्या होगा, ये इसको ऐसे भी बोलेंगे MCO3 डाइन। तो ये डाइथिलीन ट्राइमाइन नाम के ग्रुप को जोड़ दिया है यहाँ पे, और किसको रिप्लेस किया है, 3 कार्बोनिल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है। अभी ये जो न्यू ग्रुप यहाँ पे है वो लो और नेग्लिजिबल बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने वाला ग्रुप है। अभी बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करने वाला जो CO ग्रुप है वो क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है, कम हो गया है। यह केस में क्या था, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए 6 कार्बोनिल्स ग्रुप यहाँ पे थे, यहाँ पे वो 3 ही रह गए। अभी ये वाला ग्रुप तो बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता ही नहीं है, लो है, नेग्लिजिबल है यहाँ पे इसकी बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। सो करना तो इसी को है सिर्फ, तो ये सिर्फ 3 ही रह गए, इसलिए ये केस में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि ये ओरिजिनल कंपाउंड से बहुत ही कम है। तो ये पहला एक एस्पेक्ट है जो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी करेंगे इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी की। सो अभी जो सेकेंड है, तो सेकेंड क्या है, अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल ऑन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या रहेगी। सपोज मेटल कॉम्प्लेक्स हैव निगेटिव चार्ज, अभी कोई भी एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल है, फेरस टेट्राकार्बोनिल है, इस पे सिंगल निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल निगेटिव चार्ज है। तो ये केस में क्या होता है, मेटल हैविंग निगेटिव चार्ज हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो मेटल पे निगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस विच डिक्रीज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखो अभी क्या होता है, जो मेटल पे ज्यादा निगेटिव चार्जेस है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, दैट्स वाई क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन इंक्रीज होते जाता है, उसके वजह से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन ज्यादा है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम रहेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज इन एंटी बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है कि जब बैक बॉन्डिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग की स्टेट में चला जाता है। जब CO की मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब बैक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई द स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड डिक्रीजेस, मीन्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। अभी ये एग्जाम्पल में इसके ऊपर सिंगल निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जिसका कम है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी ये ग्रुप की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके निगेटिव चार्ज इससे कम है। ये 3 जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं उसमें से ये जो फर्स्ट है उस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, ये है न्यूट्रल, एंड दिस वन हैव पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो ये केस में देखिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए ऑब्वियसली इसको निगेटिव है ही नहीं, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा है इनमें से 2090 सेंटीमीटर इनवर्स। हेंस अभी मेटल हैव लेस इलेक्ट्रॉन, लेस नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रॉन, हेंस बैक बॉन्डिंग इज लो, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं है विच स्ट्रेंथन द CO बॉन्डिंग एंड दैट्स वाई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अभी इस पे ये न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, सो इससे थोड़ी ज्यादा कम इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रहेगी 1980 सेंटीमीटर। अभी इस पे नेगेटिव चार्ज है सिंगल, सो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इससे भी कम होगी 1860 सेंटीमीटर इनवर्स। ऐसे केस में बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है। तो ये है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है, एंड बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये सब किसके अंडर में आता है फिर, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनेल्स टू स्टडिंग द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स।